good morning students. So welcome to our new video. Let's see, हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक देख लिया था। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि ऐसे साम्राज्य जो कि कोस्टल लाइन के आसपास में थे, है ना। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ न्यू हेडिंग, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। ओके, द रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क as well as its smooth texture make it a highly valued fabric in most societies. Making silk is a complicated process. Raw silk has to be extracted from the cocoons of silkworms, spun into thread, and then woven into cloth. Techniques of making silk were first invented in China around 7,000 years ago, while the methods of remained a closely guarded secret for thousands of years. Some possible from China who went to distant lands on foot, horseback, and on camels, carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route. देखिए, समझने की कोशिश करें क्या कहना चाहते हैं। तो सिल्क मतलब होता है रेशम, है ना। तो सिल्क रूट की जो स्टोरी है उसके बारे में हमको इस वाले पैराग्राफ में देखना है ना। सिल्क रूट की स्टोरी मतलब कि रेशम के मार्ग की कहानी को देखना है। तो सिल्क जो है या रेशम जो है कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। क्या बताया उन्होंने कि ऐसे ये क्या है कि बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल या हाईली वैल्यू फैब्रिक माना जाता है सोसाइटी का सिल्क। ठीक है, इसकी कुछ खूबियों की वजह से। ठीक है, सिल्क क्लॉथ जो है हमारा उसको तैयार करना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, इजीली नहीं बन जाता। वो सिल्क जो है हमारा वो कीड़े से, जो हमारे सिल्क वॉर्म्स होते हैं जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, सिल्क वॉर्म से रेशम को निकालकर, मतलब कि किसको निकालना है हमको, सिल्क वॉर्म से हम क्या करेंगे कि उसके कोकून से हम सिल्क को निकालेंगे और उसके बाद में उसको तैयार किया जाएगा, उससे फिर कपड़ा बनाया जाएगा। तो रेशम बनाने की ये जो तकनीक है या फिर सिल्क बनाने की जो ये टेक्निक है, इसको सबसे पहले चीन ने करीब 7,000 साल पहले ही ढूंढ लिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, हजारों सालों तक इस बात को दुनिया से छुपाए रखा। ठीक है, उन्होंने किसी को नहीं बताया कि इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। क्यों नहीं बताया? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ठीक है, चीन से लोग बाग पैदल, घोड़ों पर या ऊँट पर बैठकर दूर दूर जाते और उसके साथ में अपने साथ में सिल्क का कपड़ा ले जाते और लोगों को बेच आते। ठीक है, तो जिस जगह से ये लोग सामान लेकर जाते थे, ये रास्ता हमारा सिल्क रूट के नाम से फेमस हो गया। आगे देखते हैं। Sometimes Chinese ruler sent gifts of silk to rulers of Iran and West Asia, and from there the knowledge of silk spread further west. About 2,000 years ago, wearing silk became the fashion among us ruler and rich people in Rome. It was very expensive and it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and deserts. People living along the route often demanded payments for allowing trader to pass through, है ना। देखें क्या क्या बात करी उन्होंने, आगे देखते हैं हम। क्या होता था कि ये जो सिल्क था इसको कभी कभार चीन के लोग बाग ईरान और पश्चिम एशिया, है ना, ईरान और वेस्ट एशिया के जो राजा थे उन लोगों को भी गिफ्ट के रूप में दे देते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से जो सिल्क के बारे में जानकारी थी वो और भी एरियाज में फैलना शुरू हो गई, पूरे वेस्ट में वो फैल गई। आज से करीब 2000 साल पहले जो रोम था, वहाँ के जितने भी राजा लोग थे या फिर जितने भी पैसे वाले लोग थे, उन सभी के बीच में सिल्क को पहनने की एक होड़ सी मच गई। फैशन चालू हो गया कि सभी को सिल्क पहनना है। इससे क्या हो गया, इसकी कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि चीन के जो लोग थे वो क्या है, लोग बागों का चीन तक जाना इतना इजी नहीं था, क्योंकि पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर वहाँ पर जाना पड़ता था। ठीक है, इसके वजह से क्या था,
लोगों से व्यापारी जितने भी थे वो एक्स्ट्रा यात्रा शुल्क भी मांगने लगे कि हम वहाँ तक आएंगे तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी हमको चाहिए, जिससे हमको क्या होगा, इसके वजह से क्या हो रहा था कि वो और भी ज़्यादा महंगा हो जा रहा था। Look at the map, page 76-77, which shows the control large portions of the route. This was because they could benefit from taxes, tributes, and gifts that were brought by traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by robbers. अब अगर हम देखें मैप 6 में, जो कि पेज नंबर 76 और 77 में दिया हुआ है, इसमें क्या बताया है कि जो हमारा सिल्क रूट था, है ना, या जो हमारा सिल्क रूट था उसमें क्या है, उसके बहुत सारे पार्ट दिखाए हुए हैं उन्होंने, है ना, बहुत सारे पार्ट्स उसके दिखाए हुए हैं। अब क्या होता था उसमें कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शासक भी थे, जिनका बड़े बड़े राजा भी थे, जिनका एक बहुत बड़ी पार्ट ऑफ लैंड पर कंट्रोल था। ठीक है, अब इन रास्तों पे जो लोग भी निकल रहे हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करते थे वो लोग, ट्रैवलिंग अलाउंसेस लेते थे, उस जगह से निकलने का किराया लिया जाता था। अब उस किराए के बदले क्या करते थे चाइना के लोग कि उनको सिल्क ही एज अ गिफ्ट दे देते थे। उससे उनको क्या फ़ायदा पड़ता था कि जो शासक के एरिया से वो निकल रहे हैं वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता, ताकि उसका जो सिल्क है वो कोई और लूट कर ना ले जाए। The best of the rulers who controlled the Silk Route were the Kushnas, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. Their two major centers of power were Peshawar and Mathura. Takshila was also included in their kingdom. During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westward to the Roman Empire. The Kushanas were amongst the earliest ruler of the subcontinent to issue gold coins. These were used by traders along the Silk Route. देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये आगे। देखिए, जो हमारा सिल्क रूट था उस पर जितने भी राजा लोग कंट्रोल रखते थे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि करीब 2000 साल पहले जो मध्य एशिया और पश्चिम साइड के जो लोग थे, है ना, पश्चिम भारत के जो लोग थे इनका भी शासन था। ठीक है, जैसे पेशावर और मथुरा इसके दो बहुत ही पावरफुल सेंटर थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पर मिल जाती थी। ठीक है, तो क्या होता था कि इंडस नदी भी के माउथ तक सी पोर्ट के द्वारा चीज़ें लेकर चली आई जाती थी। फिर यहाँ से क्या होगा, इसके बाद में फिर यहाँ से देखिए क्या होगा कि इसके बाद में ये सारी चीज़ें जहाज़ों में लाद कर रेशम को पश्चिम की ओर या फिर रोम एम्पायर की तरफ पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, इसी इसी रास्ते पर सबसे पहली बार गोल्ड कॉइन्स को चलाया गया। ठीक है, इस गोल्ड कॉइन्स को चलाया गया, जिसको चलाने वाले कुषाण राजा थे। ठीक है, कुषाण लोगों ने इसको चलाया और सिल्क रूट पर जितने भी यात्री यात्रा करते थे वो इन्हीं गोल्ड कॉइन्स का क्या करते थे, यूज करते थे चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, मतलब कि बौद्ध धर्म का प्रचार। द मोस्ट फेमस कुशन रूलर वॉज कनिष्क, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट मैटर्स। देखो, कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले राज्य किया था। ठीक है, उसने एक बौद्ध परिषद बनाई
जिसमें एकत्रित होकर मतलब एक साथ आकर विद्वान लोग महत्वपूर्ण चीजों पर विचार विमर्श करा करते थे। ठीक है। Ashboghose, a poet who composed a biography of the Buddha Charita। ठीक है। इसी के बेस पर क्या हुआ कि बुद्ध धर्म के समझाने के लिए बुद्ध जी की जीवन पर बुद्ध चरित बनाया गया, जिसके रचनाकार कौन थे? कवि अश्वघोष थे। ठीक है। जो कि कनिष्क के ही दरबार में रहा करते थे। अश्व Ashboghose and other Buddhist scholars now began writing in Sanskrit। तो अश्वघोष और बाकी के जितने भी बौद्ध विद्वान थे उन सभी ने अब संस्कृत में लिखना भी शुरू कर दिया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज Mahayana Buddhism now developed। This had two distinct features. Earlier, the Buddha presence was shown in sculpture by using certain signs. For instance, his attainment of enlightenment was shown by sculpture of the people tree। इस समय जो बौद्ध धर्म थी वो एक नई धारा महायान में कन्वर्ट होता चला जा रहा था, या फिर उसके महायान की तरफ विकास कर रहा था। इसकी क्या है, दो विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेत के माध्यमों से दर्शाई जाती थी। जो भी मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें जो बुद्ध जी की स्थिति दिखा रहे थे वो कुछ ना कुछ संकेत दे रहे होते थे, वो तभी दिखाई जाएगी वरना नहीं दिखाई जाएगी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इस इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है। क्या कि पीपल के पेड़ से भी संबंधित किया जाने लगा उसको, और फिर साथ ही साथ में बुद्ध जी की और भी प्रतिमाएं बनना शुरू हो गई जो कि मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। Now statues of Buddha were made, many of these were made in Mathura while other were made in Takshila। तो मैंने आपको बता दिया कि बुद्ध जी की जो तस्वीरें थी वो मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। The second change was a belief in bodhisattvas। These were supposed to be persons who had attained enlightenment। ठीक है। Once they attain alignment, they could live in complete isolation and mediate in peace। However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people। The worship of bodhisattvas became very popular and spread throughout Central Asia, China, and later to Korea and Japan। अब जो दूसरा चेंज था वो क्या था? बौद्ध धर्म में आस्था को लेकर आया। उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म में एक आस्था को लेकर नया चेंज आया। उसमें बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग थे वो कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद में जो लोग एकांत में मतलब बिल्कुल आइसोलेट होकर ध्यान वगैरह करते रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा साधु लोग क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करके रखते हैं। ठीक है। तो वो लोग ऐसा करने की बजाय अगर लोगों को शिक्षा दें और उनकी मदद करें संसार को समझने में, तो क्या होगा कि और भी अच्छा होगा। और धीरे धीरे ये इस प्रकार की पूजा जो थी वो बहुत ही लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। ठीक है। Buddhism also spread in western and southern India, where dozens of caves were hollowed out of hills for monks to live in। अब बौद्ध धर्म जो था उसका प्रचार और भी बहुत सारे जगहों पे वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी हो गया, जहाँ पर बहुत सारी पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई हैं उसी के बेस पर। ठीक है। Some of these caves were made on the orders of kings and queens, other by merchants and farmers। These were often located near passes through the Western Ghats, roads connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan can ran through these passes। Traders probably halted in the cave monasteries during this travel।
अब जो इनमें से कुछ केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, वो या तो राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई हैं या फिर कुछ व्यापारियों ने भी बनवा ली, है ना। और इनमें से ज़्यादातर गुफाएं जो हैं वो किस लिए बनाई गई हैं कि वेस्टर्न घाट में पास के रूप में बनाई गई हैं, ताकि वो वेस्टर्न घाट के जो पहाड़ हैं उनके अंदर से निकलकर और कहाँ पर पहुंच सकें, समुद्र तट पर पहुंच जाएं। ठीक है, इसलिए भी बनाई गई है। इसको देख के ऐसा लगता है कि जो भी व्यापार करने वाले व्यापारी थे, ठीक है, उसमें क्या है, उन्होंने गुफा इसलिए भी बनवा ली थी, वो यहाँ पर बैठकर आराम भी कर लिया करते थे। बुद्धिस्ट आल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया including Indonesia. The order from of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas. ठीक है, अब जो बौद्ध धर्म है वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ साथ एशिया के भी अन्य भागों में फैल गया, है ना, दक्षिण धर्म। तो और इस जगह इन एरियाज में क्या था, थेरवाद नाम का जो बौद्ध धर्म था वो शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हेडिंग है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, नाउ वी विल रीड इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की वीडियोज़ भी मिलती रहे। थैंक यू।